हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। मतलब बच्चों, आयनन एंथैल्पी पर कारकों का प्रभाव। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसका जो वेरिएशन आपने देखा है पीरियड में और ग्रुप में, तो अगर आप डी ब्लॉक एफ ब्लॉक यहाँ जाएं तो आपको इनके ग्रुप्स में भी वेरिएशन दिखाई देगा और वो एक्सेप्शनल वेरिएशन दिखेगा। जैसा कि आपने अभी पीरियड में देखा था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो वेरिएशन है उसमें जो है एक प्रकार का रेगुलर ट्रेंड नहीं है, उसमें थोड़ी सी इरेगुलरिटी आई है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इस तरह का वेरिएशन क्यों होता है, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे इन फैक्टर्स में। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर मैंने लिया है और वो है साइज ऑफ एटम्स, परमाणु आकार। तो ध्यान रखें कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, न्यूक्लियर चार्ज की। न्यू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जब एटॉमिक साइज बढ़ती है तो ऐसे में न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ऐसे में उनका जो रिमूवल है वो इजी हो जाता है। तो इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम। मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। जैसे आप ग्रुप में देखते हैं तो ग्रुप में लगातार ये डिक्रीज होती जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ग्रुप में हम जानते हैं कि जब हम अप टू डाउन चलते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाता है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के प्रति। और ऐसे में न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब कम होगा, साइज बड़ी होगी, तो अगर ये साइज का ऑर्डर है फर्स्ट ग्रुप में तो ये उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। मतलब लिथियम से बड़ा सोडियम, पोटेशियम और सीजियम सबसे बड़ा है, तो इधर लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है और सीजियम सबसे कम है। इसी प्रकार ये तो ग्रुप की बात हो गई। पीरियड में जाएं तो पीरियड में भी जो है देखते हैं आपकी पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाती है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है तो जब ये छोटा होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर अगर देखें कि ये इनकी साइज का ऑर्डर है, ये क्या है, इनकी साइज का ऑर्डर कि पीरियड में साइज डिक्रीज हो रही है तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी आप देख रहे हैं इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से पहला फैक्टर आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ एटम। अब आप समझ गए होंगे कि ग्रुप में ये क्यों डिक्रीज हो रही है और पीरियड में ये इंक्रीज क्यों हो रही है। तो यहाँ तक नोट करें। अब आ जाते हैं हम सेकंड फैक्टर और वो है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तो होते हैं फुली फिल्ड, जिसमें जो सबसेल है और जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसमें वो सब कंप्लीट फिल्ड रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से, जैसे P6, D10, F14, ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कहलाते हैं। और एक होते हैं हाफ फिल्ड, मतलब जितने ऑर्बिटल्स हैं एक सबसेल में वो एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होते हैं, जैसे P3, D5, F7। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ना, ये इनके अलावा अदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है तो उससे ज़्यादा स्टेबल है। मतलब P3 P4 से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक इसी तरह से D5 D6 से ज़्यादा स्टेबल है, P6 जो है P5 से ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ तक कि P3 से भी ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे ही D9 D10 से ज़्यादा, सॉरी ठीक है, तो D9 जो है और D10 जो है वो D9 से ज़्यादा स्टेबल है और P6 P5 से ज़्यादा स्टेबल है। तो ये ध्यान रखना है कि फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, समझ गए ना, ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये हैं आर मोर स्टेबल देन अदर कॉन्फ़िगरेशन। Therefore, it is
difficult to remove electrons from such orbitals। समझ गए ना कि p6, p3 और p4 में ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, p6 ज्यादा स्टेबल है p3 से। ठीक इसी तरह से d10 ज्यादा स्टेबल है d5 से और d5 ज्यादा स्टेबल है d6 से। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन जिनमें ये वाले कॉन्फ़िगरेशन हो या ये वाले हो या इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, भले साइज का कोई भी ऑर्डर हो। और यही जो है रीज़न है कि आप देखोगे कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उनमें जो एक्सेप्शनल जो ऑर्डर पीरियोडिसिटी आई है उसका रीज़न भी यही है कि नाइट्रोजन में p3 कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए p3 से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, वो ज़्यादा स्टेबल इसलिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। ऑक्सीजन में p4 है, वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो p3 में आ जाएगा, p3 में आएगा तो इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉन निकालना, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा ईजी हो जाता है। और जबकि साइज में भी देखें या हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन में देखें तो पीरियोडिसिटी कुछ और कहती है। तो यहाँ पर आ जाए तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, समझ गए बच्चों, कि पूर्ण पूर्णित तथा अर्धपूर्णित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, ऐसे कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है और अधिक ऊर्जा की क्या होगी, अधिक ऊर्जा लगती है, ये ध्यान रखना है। अब ये ऑर्डर ध्यान रखना है, p3 p6 है, p3 p4 इस तरह की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या हम सीधा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप देखोगे नाइट्रोजन में p3 कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल्स में इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये स्टेबल है। जब आप इसे एनर्जी दोगे 1420 किलोजूल पर मोल, मतलब डेल्टा H जो है वो Hi1 है, प्रथम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होगा 2p2, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये अनस्टेबल होगा। अब यहाँ आ जाए, ऑक्सीजन का कितना है 2p4, ये उतना स्टेबल नहीं है। आप इतनी एनर्जी दोगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और अब क्या हो गया 2p3, तो ये स्टेबल होगी। तो इस p4 की अपेक्षा p3 ज्यादा स्टेबल है, समझ गए ना। यही कारण है कि ऑक्सीजन का न्यूक्लियर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑक्सीजन में वो ज्यादा होने के बाद भी वो नाइट्रोजन से कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल रख रहा है। तो ये आप रीजन समझ गए होंगे कि अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि क्यों है नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा, तो सीधा सा है कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन 2p4 ऑफ ऑक्सीजन, समझ गए ना। और ये आप समझ गए होंगे तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट, भेदन प्रभाव। पेनिट्रेशन होता क्या है, एक्चुअली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनी ऑर्बिटल टूवर्ड्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट। मतलब किसी भी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का न्यूक्लियस की तरफ जो शिफ्टिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, खिसकना जो होता है, वही क्या कहलाता है पेनिट्रेशन। मतलब कितने अंदर तक घुस गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, न्यूक्लियस के कितने नजदीक तक आ गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यही उसका क्या है, उसका भेदन प्रभाव या पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब हम अगर एक ही ऑर्बिट के s, p, d और f को लें तो इन और जो सबसेल्स हैं या ये ऑर्बिटल्स हैं एक ही ऑर्बिट में, तो वो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट न्यूक्लियस के कौन होगा, s, फिर उससे थोड़ा दूर p, उससे दूर d और उससे दूर f। तो इसका मतलब है कि सबसे हाईएस्ट पेनिट्रेशन जो इफेक्ट है वो किसका होगा, s ऑर्बिटल का। अब जब वो न्यूक्लियस के ज़्यादा ट्रैक्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब उसका जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ऐसे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, इसलिए उनके लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और यही कारण है कि जैसे पेनिट्रेशन s का सबसे ज़्यादा है तो इससे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी अगर n की वैल्यू सेम है। तो यही मैंने लिखा है कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूवर्ड्स न्यूक्लियस इन एटम इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट। इन एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग ऑर्डर। हम जानते हैं कि ये इनका पेनिट्रेशन ऑर्डर होगा, s, फिर p, फिर d और f। तो चूंकि अगर हम एक न्यूक्लियस में देखें तो यहाँ मान लो s है तो इसी का ये p है, तो यहाँ d है, तो यहाँ क्या है f है। अगर ये n क्या है, सेम है, तो ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक होगा, तो इसका मतलब है कि इसका क्लाउड इस तरफ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरह से इसमें ज्यादा ट्रैक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस का इस इनके जो s ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे में इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा और ज्यादा एनर्जी लगेगी।
ठीक है। तो sp_d तो ये शिफ्टिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस इस ऑर्डर में शिफ्टेड होते हैं, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी इसी तरह से होगा। अब पेनिट्रेशन जब इफेक्ट ये रहेगा तो ऐसे में जो अगर हम ये कहें कि इनका इलेक्ट्रॉन निकालना क्या सरल है या कठिन है, तो यही मैंने लिखा कि इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई पेनिट्रेट ऑर्बिटल्स। मतलब हाई पेनिट्रेट ऑर्बिटल्स मतलब जो ज्यादा न्यूक्लियस के नियरेस्ट हो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। देयरफॉर मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोर पेनिट्रेट ऑर्बिटल्स। मतलब जो ऑर्बिटल ज्यादा पेनिट्रेट है उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा जब n की वैल्यू सेम हो। समझ गए बच्चों, कक्षकों का इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर विस्थापित होना भेदन प्रभाव है। एक ही कक्षा के, ठीक है, कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता है या आवृत्ति की जो भेदन क्षमता है वो ये है। ये ध्यान रखना है, S सबसे ज्यादा नजदीक होता है न्यूक्लियस से, फिर P का इलेक्ट्रॉन नंबर, फिर D और उसका स्तर दूर होते जाते हैं। और इस ऑर्डर में जितना ज्यादा नियरेस्ट होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के ज्यादा शिफ्टेड होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही कठिन होगा और इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर मुख्य क्वांटम संख्या समान हो। और यही रीजन है कि जो बेरिलियम और बोरॉन में एक्सेप्शन दिखता है आयोनाइजेशन एनर्जी की पीरियोडिसिटी का, वो यही रीजन है। ड्यू टू दिस रीजन, मतलब इस रीजन के कारण हीलियम का जो बेरिलियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इज मोर देन बोरॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम रिमूव्ड फ्रॉम 2s ऑर्बिटल्स मोर पेनिट्रेट है, whereas फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम 2p ऑर्बिटल जो लेस पेनिट्रेट है। ठीक है, ये क्या है, लेस पेनिट्रेट। समझिए बच्चों कि बोरॉन की जो बेरिलियम की प्रथम आयनिक ऊर्जा है बोरॉन से इसलिए अधिक है क्योंकि बोरॉन में, ठीक है, ऑफ बोरॉन यहाँ से फिर देखना है कि बिकॉज आप देख रहे हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉन जो बेरिलियम में है वो 2s से निकल रहा है जो ज्यादा पेनिट्रेट है, जबकि बोरॉन में कहाँ से निकल रहा है, 2p से। तो मैंने ऑर्डर आपको बताया ही है कि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी। तो ये है डेल्टा HI फर्स्ट ऑफ बेरिलियम, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2s1, जबकि बोरॉन में कहाँ से निकल रहा है, 2p से। एक इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये पेयर्ड है, इसलिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फुली फिल्ड है, तो वैसे भी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। पहला जो मैंने बताया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसमें 2s2 है, तो ये ऑलरेडी फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो वैसे भी स्टेबल है। दूसरा पेनिट्रेट भी ज़्यादा है, तो यही कारण है कि बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। बोरॉन में ये तो एक तो कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, दूसरा ये p ऑर्बिटल है जो लेस पेनिट्रेट है और इसलिए इनको आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये था तीसरा इफेक्ट, तो आप इसे नोट करें। अब देखो नेक्स्ट फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ध्यान रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब पॉजिटिव चार्ज। मतलब जितना ज्यादा आयन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ और उनको निकालना उतना ही कठिन होगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि एल्यूमिनियम से ज्यादा एल्यूमिनियम 1+, 2+, 3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। एक चीज, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है एटम में तो उसके इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी तो उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा और उनको निकालना इजी होगा। जैसे ऑक्सीजन माइनस और 2 माइनस में ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ऑक्सीजन 2 माइनस की सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा साइज बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे रखी हैं और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है तो आपको इतना सा ध्यान रखना बन जाएगा क्वेश्चन। फिर आता है शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ध्यान रखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, एटम की साइज बढ़ेगी। शील्डिंग इफेक्ट हम जानते हैं कि रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल्स, कि जो अंदर की सेल्स होंगे जो रिपल्सन लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो रिपल्सन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन बाहर भागेगा जिससे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा उस पर और उसको निकालना इजी हो जाएगा। जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं। तो ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम। जैसा आपने देखा होगा डी ब्लॉक में जाओ तो डी ब्लॉक में आप देखोगे आयोनाइजेशन एनर्जी में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, लगभग नियरली सेम बनी रहती है।
रीजन वहाँ क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर के साथ सीरीज में, वो जो सील्डिंग इफेक्ट है डी ऑर्बिटल n-1 डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स उनके सील्डिंग इफेक्ट से बैलेंस्ड होने लगता है, तो इनका रेशियो जो है कांस्टेंट हो जाता है। ये जितना बढ़ रहा है और ये उतना ये बढ़ गया, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस्ड कर देते हैं, जिसके कारण इनमें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो ज़्यादा चेंज नहीं होती, लगभग सेम बनी रहती है। तो वहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस दिखता है। एफ ब्लॉक में जाओगे तो सील्डिंग इफेक्ट, चूंकि एफ ऑर्बिटल काफ़ी बड़ा होता है, उसका सील्डिंग इफेक्ट कम होता है, पुअर सील्डिंग इफेक्ट है, बस केवल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो इसीलिए पूरी जो लैंथेनॉइड सीरीज है और एक्टिनॉइड सीरीज हैं वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी लगातार बढ़ती जाती है। अगर हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करें तो एस और पी ब्लॉक में अगर हम पीरियड में चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, सील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ता उतना ज़्यादा। तो इस तरह से, और यही कारण है कि पीरियड में लगातार बढ़ता है एस और पी ब्लॉक में। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि किसको इफेक्टेड करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो इनको अच्छी तरह से समझें, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। तो इस तरह से मैंने आपको ये यहाँ तक समझा दिया। अब हम आएंगे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा है, नमस्कार, थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।